2 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे अहमदनगर के डेक्कन गेस्ट हाउस में मिलते हैं। ये गेस्ट हाउस था हिंदू महासभा के सदस्य विष्णु रामकृष्ण करकरे का। करकरे ने इन दोनों को मिलवाया मदन लाल पहवा से। ये चारों एक खास मिशन के लिए पहली बार एक साथ इकट्ठा हुए थे और इनका मिशन था महात्मा गांधी की हत्या। ठीक एक सप्ताह बाद यानी कि 9 जनवरी 1948 को हिंदू राष्ट्र अखबार के ऑफिस में इन चारों की मुलाकात फिर से होती है और ये दिल्ली जाने का प्लान बनाते हैं। ये तय हुआ कि मदन लाल पहवा महात्मा गांधी को गोली मारेगा और हत्या की तारीख तय हुई 19 जनवरी। चारों दिल्ली पहुंचते हैं। एक एक करके दिन बीतते जाते हैं, लेकिन 19 जनवरी से ठीक एक दिन पहले यानी 18 जनवरी को मदन लाल ने गोली मारने से इनकार कर दिया। अब फिर नई प्लानिंग बनाई गई। प्लान बना कि प्रार्थना सभा से दूर मदन लाल एक विस्फोट करेगा जिससे भगदड़ मच जाएगी और इसी का फायदा उठाकर महात्मा गांधी पर गोली चला दी जाएगी। लेकिन 20 जनवरी को पहवा ने जैसे ही विस्फोट किया, एक महिला ने उसे देख लिया और वो पकड़ा गया। वहां से दत्तात्रेय आप्टे, गोडसे और उनके साथी भाग निकले। गोडसे की प्लानिंग एक बार फिर फेल हो चुकी थी। अब बार बार प्लानिंग फेल होने से उकताए गोडसे ने यह तय किया कि वो खुद गांधी को गोली मारेगा। 29 जनवरी 1948 दत्तात्रेय आप्टे और नाथूराम गोडसे फिर दिल्ली आए। इस बार दत्तात्रेय के एक दोस्त सदाशिव परचूरे ने उन्हें पिस्टल अरेंज कर दी थी। अब इंतजार था अगले दिन का। 30 जनवरी की शाम 5 बजे बिरला भवन के मैदान में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा से ठीक पहले गोडसे गांधी के करीब पहुंचा और एक के बाद एक उसने सामने से महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चला दी। महात्मा गांधी लहूलुहान हो गए। अचानक हुई इस घटना से भीड़ में मौजूद लोग सन्न रह गए थे। भीड़ ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले ने उसे भीड़ से बचाया और उसे कस्टडी में ले गया। गोडसे अब पुलिस की गिरफ्त में था और यहां से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। सवाल ये कि आखिर गोडसे ने गांधी को गोली क्यों मारी? क्यों उसके मन में गांधी के लिए इतनी नफरत थी? क्यों उसने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शख्स को गोलियों से भून कर रख दिया? पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है और इन सारे सवालों के जवाब 92 पन्नों की एक रिपोर्ट में दर्ज हो जाते हैं। हर किसी के मन में ये सवाल था कि जो नाथूराम गोडसे बचपन में नथली और फ्रॉक पहनकर लड़कियों की तरह रहता था, जो किसी के बतलाने से भी बात करने को तैयार नहीं होता था, वो किसी की जान कैसे ले सकता है? क्या वजह रही जिसने एक शर्मीले शख्स को एक हत्यारा बना दिया? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी की शुरुआत में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के बारामती में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया विनायक राव और उनकी पत्नी लक्ष्मी के घर बेटी मथुरा के जन्म के बाद कई बेटे पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सका। उन्हें लगने लगा था कि कोई अभिशाप है जो उनके बेटों को जीने नहीं देता। इसीलिए साल 1910 में जब नाथूराम का जन्म हुआ तो उन्होंने तय किया कि इसे वो लड़की की तरह ही पालेंगे। भाग्य को धोखा देने के लिए उन्होंने नाथूराम की नाक छिदवाई, फ्रॉक पहनाए और लड़कियों की तरह उन्हें पाला पोषा। इसी वजह से 12 साल की उम्र तक नाथूराम बिल्कुल लड़कियों की तरह रहते थे और नाक में नथली पहनते थे। और यही कारण था कि रामचंद्र विनायक गोडसे यानी कि उनका असली नाम भूलकर उनके दोस्त उन्हें नाथूराम बुलाने लगे। ये इत्तेफाक कहें या फिर चमत्कार कि उनके माता पिता की कोशिशें कामयाब हो गई और इस बार उन्हें अपना बेटा नहीं खोना पड़ा। नाथूराम के बाद उन्हें 4 बच्चे और हुए, जिसमें 3 बेटे थे। परिवार मानता रहा कि नाथूराम ने ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाई है।
इतिहासकार बताते हैं कि गोडसे बचपन से ही शर्मीले और चुप रहने वाले थे, लेकिन वो दावा करते थे कि वो देवी देवताओं से बात कर सकते हैं। क्योंकि उनकी बड़ी बहन मथुरा काफी लंबे समय से बीमार थी, इसलिए घर वालों ने भी उनकी बात का भरोसा कर लिया। गांधी जी की हत्या और उसके बाद एक किताब में नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे लिखते हैं, अपने ससुराल में मथुरा लंबे समय से बीमार थी। काफी इलाज के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो उसे बारामती बुला लिया गया और फिर नाथूराम ने अपनी बहन को ठीक करने के लिए एक दुर्लभ पूजा की और फिर मथुरा ठीक हो गई। परिवार ने इसे चमत्कार माना और नाथूराम आगे भी ऐसी पूजा करते रहे। इस पूजा के लिए एक कमरा तैयार किया जाता था। नाथूराम उस कमरे की एक दीवार के पास फर्श पर गाय के गोबर से लीपते थे। इसके बाद कालिक को तेल मिलाकर हथेली के आकार का चक्र बनाते थे। वहां दिया जलाकर गोडसे पहले पूजा करते और फिर कालिक को ध्यान से देखते। पूजा के बाद आसपास के लोग उनसे सवाल पूछते और गोडसे के मुंह से जो जवाब आता वो उसे ही देवी का जवाब मान लिया करते थे। ये चमत्कार था या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके इस उपाय से उनकी बहन ठीक हो गई। दोस्तों, ये वो वक्त था जब गोडसे स्कूल में थे और उनके पिता डाक विभाग में नौकरी किया करते थे। इस वजह से उनके बार बार ट्रांसफर होते रहते थे। एक बार उनका ट्रांसफर मुंबई के किसी ग्रामीण इलाके में हो गया, जहां इंग्लिश की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंग्लिश जरूर पढ़े। इसलिए उन्होंने गोडसे को उनकी मौसी के घर भेज दिया। लेकिन मौसी के घर आने पर उन्हें ना तो वो आजादी मिली ना ही अटेंशन। इसीलिए उनका पूजा पाठ से भरोसा उठने लगा और 16 साल की उम्र आते आते गोडसे ने दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया। उनका मन पढ़ाई में लगता नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ तैराकी करने जाते थे। गोडसे का जीवन अब बदल रहा था। साल 1929 में गोडसे के पिता का ट्रांसफर रत्नागिरी में हुआ और वो भी अपने पिता के साथ यहाँ रहने आ गए और यहीं से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। हुआ यूं कि उस समय महात्मा गांधी देश भर में यात्रा करके लोगों को खादी पहनने और कांग्रेस में शामिल होने के लिए कह रहे थे। उनकी इस यात्रा के कारण देश का माहौल बदला और रत्नागिरी समेत देश के बाकी हिस्सों में कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए। हर गली कूचे में आजादी को लेकर सभाएं होने लगी। इसका सीधा असर गोडसे पर हुआ और उन्होंने आजादी के आंदोलन में एंट्री की। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कांग्रेस की सभाओं में स्पीच देने लगे। एक तरह से कहें तो वो गांधी के मुरीद हो गए थे। कई बार अंग्रेजों की पुलिस ने उन्हें क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण हिरासत में भी लिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। हालांकि साल 1930 में ये सब कुछ तेजी से बदलने लगा, जब 19 साल के गोडसे की मुलाकात वीर दामोदर सावरकर से हुई। सावरकर विदेश में पढ़कर आए थे और कट्टर हिंदूवादी थे। वो 10 साल अंडमान की जेल में रहने के बाद लौटे थे, इसीलिए गोडसे पर उनके विचारों का गहरा असर हुआ। गोडसे के भाई गोपाल बताते हैं कि संयोग से सावरकर जब रत्नागिरी आए तो वहीं पर रुके जहां हम रहते थे। बाद में वो उसी गली के दूसरे छोर पर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। सावरकर ने गोडसे को समझाया कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है और गोडसे फिर से पढ़ने लगे। राइटर धीरेन्द्र कुमार झा अपनी किताब गांधीज एसेशन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे में लिखते हैं कि गोडसे सावरकर के लेख पढ़ता था और अपने नोट्स बनाता था। वहीं गोपाल गोडसे ने अपने संस्मरण में लिखा है कि एक बार वो घर पर सावरकर की लिखी हुई 1857 का स्वतंत्र समर लेकर आया, जिसे वो रात के वक्त माँ, पिता और मुझे पढ़कर सुनाता था। इधर दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने अप्रैल 1930 में दांडी मार्च कर नमक कानून तोड़ दिया था और देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन गोडसे सावरकर के विचारों से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। अब साल आया 1933 का। गोडसे के पिता और परिवार के एकमात्र कमाऊ इंसान विनायक राव रिटायर हो गए। उनकी पेंशन से घर चलाना मुश्किल था
इसलिए वो परिवार को लेकर रत्नागिरी से 175 किलोमीटर दूर सांगली चले गए। परिवार पालने के लिए उन्हें सिलाई की दुकान खोलनी पड़ी। यही कारण था कि गोडसे के लिए नौकरी करना अब जरूरी हो गया था। पैसा कमाने के लिए उन्होंने अलग अलग काम किए, कभी फल बेचे तो कभी नौकरियां की, लेकिन कोई भी काम जमा ही नहीं। इसलिए साल 1936 में उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ता और कारोबारी विष्णु पंत के साथ सिलाई का काम फिर से शुरू कर दिया और संघ से जुड़े होने के कारण उन्हें संघ की ड्रेस सिलने का काम मिलने लगा। गोडसे ने 5 साल जमकर काम किया, लेकिन अब भी उनके दिमाग में सावरकर के विचार आते थे। इधर सावरकर साल 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। अमेरिकी रिसर्चर J.A. करेन बताते हैं कि गोडसे आरएसएस में 1930 में शामिल हुए थे और जल्द ही उन्हें एक वक्ता और संगठनकर्ता के रूप में ख्याति मिल गई। लेकिन 1934 में उन्होंने संघ छोड़ दिया क्योंकि हेडगेवार संघ को कथित तौर पर एक राजनीतिक संगठन नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य बन गए। साल 1938 में उन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस आंदोलन के कारण उन्हें 1 साल की जेल हो गई, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो बहुत कुछ बदल चुका था। दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी और आरएसएस पर भी कई तरह की पाबंदियां लग चुकी थी। ऐसे में नाथूराम गोडसे को एक नया संगठन बनाने का विचार आया और ये संगठन बना हिंदू राष्ट्र दल। 1942 तक अस्तित्व में आए इस संगठन को हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों का संगठन मिला। इसी संगठन में उनकी मुलाकात हुई नारायण दत्तात्रेय आप्टे से, जिन्होंने आगे चलकर महात्मा गांधी की हत्या में गोडसे का पूरा साथ दिया। हुआ यूं कि साल 1943 आते आते हिंदू राष्ट्र दल पूना में एक प्रभावशाली संगठन बन गया और गोडसे का कद हिंदू महासभा में भी बढ़ गया और आरएसएस के लोगों के बीच भी उनकी जगह मजबूत होती गई। गोडसे के विचारों का असर लोगों पर गहरा हो, इसीलिए अब वो पत्रकार बन गए और उन्होंने बंद पड़े मराठी अखबार अग्रणी को वापस से छापना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस अखबार को बैन कर दिया गया। इसके बाद गोडसे ने मोरारजी देसाई से मुलाकात की और अखबार को फिर से शुरू करवाने का आग्रह किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो गोडसे ने एक और अखबार हिंदू राष्ट्र शुरू कर दिया। गोडसे और दत्तात्रेय आप्टे इस अखबार को चला रहे थे, लेकिन इसी बीच साल 1947 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। हुआ यूं कि 15 अगस्त को भारत को आजादी मिलती है, लेकिन इसी के साथ ही अखंड भारत 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसमें एक था हिंदुस्तान और दूसरा था पाकिस्तान। अब एक तरफ जहां भारत के दूसरे हिस्सों में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं बंगाल और पंजाब के रेलवे स्टेशन पर हिंदुओं की लाशों से भरी ट्रेनें पहुंच रही थी। पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आ रहे थे, उनका बुरी तरह कत्लेआम किया गया, महिलाओं से बलात्कार किया गया। ये नजारा देख भारत के लोगों में बदले की आग धधकने लगी थी। पंजाब और बंगाल में दंगे भड़क उठे। लोग बदला लेने के लिए मुसलमानों पर अटैक करने लगे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी लगातार देश के हिंदुओं से शांत रहने की अपील कर रहे थे। इसका नतीजा हुआ कि गोडसे को यह लगने लगा था कि गांधी जी मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं और वो ही इस बंटवारे के भी जिम्मेदार है। अपनी किताब में धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि साल 1947 के आखिर तक गोडसे को पत्रकारिता थकाने लगी और अखबार में उनकी दिलचस्पी कम हो गई। जाहिर है कि गोडसे के अंदर का गुस्सा और महात्मा गांधी के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन नाथूराम गोडसे और दत्तात्रेय आप्टे ने महात्मा गांधी की हत्या करने की योजना बनाई और 30 जनवरी 1948 को उनकी ये साजिश कामयाब भी हो गई, जब गोडसे ने महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया। जैसे ही उन्होंने गोली मारी, वैसे ही प्रार्थना सभा में अफरा तफरी मच गई। उस दिन को याद करते हुए गोडसे ने कोर्ट में बताया कि गोली मारते ही एक आदमी ने मुझ पर पीछे से वार किया और मेरे हाथ से पिस्टल छीनकर मुझ पर ही तान दी और कहा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
इस पर मैंने जवाब दिया कि मार दो गोली, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। 10 फरवरी 1949 दिल्ली के लाल किले के आसपास आवाजाही रोक दी गई। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी। लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत बनाई गई। ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे के साथ 8 अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए। केवल सावरकर के चेहरे पर गंभीरता थी, जबकि नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए आए। ब्लैक सूट में जज आत्माचरण कोर्ट रूम में पहुंचे। उन्होंने सावरकर को बेगुनाह करार दिया और तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। वहीं विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्टिया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचूरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आखिरी फैसले में नाथूराम गोडसे और नारायण दत्त आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। फैसला सुनने के बाद कटघरे से निकलते हुए गोडसे समेत सभी ने हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाए और फिर से जेल चले गए। 15 नवंबर 1949 गोडसे और नारायण दत्त आप्टे को फांसी दे दी गई। वहीं बाकी लोग सजा काटकर रिहा हो गए। वक्त बीतता गया और इतिहास में गोडसे को लेकर कई तरह की बातें होने लगी। किसी ने उन्हें सही ठहराया तो किसी ने बिल्कुल गलत। हाल ही में इस सब्जेक्ट पर एक फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम था गांधी गोडसे एक युद्ध। खैर, हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है आपकी राय। आप किसे सही मानते हैं और किसे गलत, आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस विषय पर देखना चाहते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करते जाइएगा। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।